नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 20 जुलाई 2026, दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो पूरा दिन चलने के बाद सुबह 4:03 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि 21 जुलाई को शुरू हो जाएगी। इस दिन हस्त नक्षत्र और शिव का योग रहेगा। शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:55 तक का टाइम जो है सभी कामों के लिए शुभ माना जाएगा। राहु काल की अगर बात की जाए, यानी कि जिस टाइम पर आपको शुभ काम या कोई नया काम करने से बचना चाहिए, तो वो सुबह के 7:25 से लेकर 9:07 तक रहेगा। अब बात करते हैं इस बुलेटिन में बड़ी और अहम खबरों की। बुलेटिन की पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संसद सत्र के आज पहले दिन करेंगे मीडिया को संबोधित, सुचारू रूप से सदन चलाने की करेंगे अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को संसद पहुंचेंगे, जहां सत्र की शुरुआत से पहले वे पारंपरिक रूप से मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। अपने इस संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी आगामी सत्र के मुख्य एजेंडों पर प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही वह विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताएंगे। प्रधानमंत्री सभी दलों से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने और देश हित के मुद्दों पर सहयोग करने की अपील भी करेंगे। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जंतर मंतर से हटाने की कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जंतर मंतर से उन्हें हटाने की पुलिस कार्रवाई को असंवैधानिक बताया गया। पत्र में उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनशन की दोबारा अनुमति देने की मांग की गई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। इसरो में भर्ती शुरू होगी। आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और कुक समेत कई पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज आखिरी तारीख है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने करियर के लिए जो है आज रात 11:55 तक जो है अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 26 खाली पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति मुर्मू की मोल्दोवा की ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के यूरोपीय यात्रा के पहले चरण में रविवार को मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ पहुंचेगी। यह किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस पूर्वी यूरोपीय देश की पहली ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इस दौरान इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जो है भारत और मोल्दोवा के बीच में व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक सहयोग को नया विस्तार देना है। यह मील पत्थर दौरा जो है पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को दर्शा रहा है। बात करते हैं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान के लिए चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 20 जुलाई 2026 को देश के 22 राज्यों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया, जिसके तहत उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस चेतावनी के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की आशंका है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में रेड एंड ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। इसके विपरीत दक्षिण व मध्य भारत के तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में जो बारिश की गतिविधि है वो सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जो जुलाई के उस सरगर्म जलवायु पूर्वानुमान से मेल खाती है, जहां कुछ क्षेत्रों में कम बारिश और उच्च तापमान की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम ने तबाही मचाई हुई है। जम्मू और कश्मीर में बाढ़ और बादल फटने से मूसलाधार तबाही मची, 11 की मौत हो गई और यात्राएं भी थम गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और अनंतनाग जिलों में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ के सुनरकोट में लैंडस्लाइडिंग से घर ढहने और राजौरी के नए बस स्टैंड स्थित निचले इलाकों में जलमग्न होने से दर्जनों गाड़ियां मलबे में बह गई हैं। अंतरनाग के पहलगाम और शासांग में महज 1 घंटे के भीतर ही 2 बार बादल फटने से होटलों, रिसोर्ट्स और सेब के बागानों को भारी नुकसान हुआ है। इस भीषण आपदा और मौसम विभाग के भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ और माता वैष्णो
देवी की यात्राओं को एहतियात स्थायी रूप से रोक दिया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एनटीए पर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले, धमकी मत दो, नीट का बेड़ा गर्क कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा को लेकर एनटीए की सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने की बजाय एजेंसी को परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एनटीए ने पूरे नीट सिस्टम का भरोसा कमजोर कर दिया और छात्रों की मेहनत के साथ अन्याय हुआ है। तरफ बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा मामले के बारे में। राम मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। खड़गे और राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा संयुक्त पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है। पत्र में कथित चढ़ावा अनियमितताओं पर पारदर्शी जांच, ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने, दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं का भरोसा कायम रहेगा और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब बात करते हैं सीएम योगी की। संभल में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बोले भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को संस्कृति का सम्मान करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को देश की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और बहन बेटियों की सुरक्षा पर सरकार की सख्त नीति दोहराई है। साथ ही संभल के विकास, धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की प्राथमिकता बताया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी को मिला अत्याधुनिक आपात प्रबंधन मुख्यालय। सीएम योगी ने तकनीक और जागरूकता पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन की वेबसाइट भी लॉन्च की है, आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन भी किया है। सीएम ने कहा कि राहत से ज्यादा जरूरी समय रहते सतर्कता, परीक्षण और जागरूकता है। उन्होंने एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी तकनीकों के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। वहीं 20 जुलाई को बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 542 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जुलाई को बाराबंकी के श्री लाधेश्वर महादेव धाम पहुंचकर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और निर्माणाधीन कॉरिडोर व श्रावण मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वो करीब 542.41 करोड़ की लागत वाले 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित करके जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में निवेश बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सीएम सुक्खू ने सस्ती बिजली और नई औद्योगिक नीति का ऐलान कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति, उद्योगों को सस्ती बिजली व पंजाब के साथ 3 साल के बिजली आपूर्ति समझौते की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार आईटी, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष फोकस कर रही है। साथ ही निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देकर हिमाचल को उद्योग व रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर बोले नवीन पटनायक। कहा, देश के युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी है बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों ने छात्रों का भरोसा कमजोर कर दिया। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में प्राथमिकता से चर्चा हो और जिम्मेवारी तय की जाए। साथ ही सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों से संवाद शुरू करने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की अपील की गई है। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। हरियाणा में फर्जी रजिस्ट्रियों पर सख्ती की गई, जमीन के रिकॉर्ड होंगे पूरी तरह डिजिटल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में भूमि रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाओं पर जोर दिया है। सरकार ने फर्जी रजिस्ट्रियों व अवैध जमीन लेन देन पर रोक लगाने के आधार पर लिंकिंग, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, डिजिटल भूमि अभिलेखों को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए।
दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध सेवाएं, शिकायतों के पारदर्शी निपटारे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 20 से लेकर 26 जुलाई तक रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आंध्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 10 के रूट बदल दिए। दक्षिण पूर्वी रेलवे के आंध्रा रेल मंडल में 20 से लेकर 26 जुलाई तक ट्रैक मरम्मत और सुरक्षा कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक किया गया है, जिसके चलते 5 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या फिर शॉर्ट ओरिजेंट कर दिया गया है। यह फैसले का असर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का नवीनतम शेड्यूल और रनिंग स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ 21 साल की लिंडा नोस्कोवा बनी विंबलडन 2026 की चैंपियन, रचा इतिहास। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 महिला एकल फाइनल में कैरोलिना को 6-2, 5-7 और 6-3 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ वह विंबलडन के इतिहास में चेक खिलाड़ियों के पहले ऑल चेक फाइनल की विजेता बनी है। करीब 38.5 करोड़ की पुरस्कार राशि हासिल की है। नोस्कोवा अब अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 7 रैंकिंग पर पहुंच गई है। भावुक जीत के बाद उन्होंने अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए ट्रॉफी उनको समर्पित की। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां चतरा में 60 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा हुआ है। ओडिशा के गुलगुलिया गिरोह का सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के चतरा में 60 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी का मामला पुलिस ने खुलासा करते हुए उड़ीसा निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कुख्यात गुलगुलिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसने वारदात से पहले ज्वेलरी कारोबारी की रेकी कर चोरी को अंजाम दिया है। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्यों को विशेष परीक्षण देकर कई राज्यों में चोरी और छिनतई की वारदातों के लिए भेजा जाता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पेरू में भूकंप से भारी तबाही हुई है। 5 की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गई हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एंडीज क्षेत्र में आए 5.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूकंप से कई घर, चर्च व अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि मलबे में लोगों और पशुओं के फंसे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। पेरू रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का फीवर इतना तेज है कि केरल और मणिपुर में 20 जुलाई को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह चरम सीमा पर है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले खिताबी मुकाबले को देखते हुए केरल व मणिपुर सरकार ने 20 जुलाई को स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि देर रात तक मैच देखने वाले छात्रों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हालांकि ये अवकाश केवल शैक्षणिक संस्थानों पर ही लागू हुआ। सरकारी कार्यालय सामान्य के रूप में खोले जाएंगे। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान पर ट्रंप का सख्त संदेश, बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। IRGC ने अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से अंतिम समझौते का प्लान न करने की बात पर कहा कि इससे अमेरिका की नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कंपास IRGC ने खुजस्तान में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिका ने ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका तनाव चरम सीमा पर है। 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप की रणनीति पर चर्चा बढ़ी हुई है। मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर लगातार 8वीं रात कार्रवाई की है, जबकि क्षेत्र में तैनात 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अमेरिका ने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों की अतिरिक्त तैनाती भी शुरू कर दी है और अपने नागरिकों के लिए नई सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। बढ़ते घटनाक्रम के बीच में पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र से पहले BAC की बैठक इन 6
बड़े बिलों पर चर्चा होने के लिए समय तय कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कई अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय कर दिया है। सरकार आगामी सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच में कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब संसद में अलग बैठेंगे। एनसीपीआई में शामिल टीएमसी के 20 बागी सांसद किया ऐलान कि अब हम एनडीए के साथ हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की अनुमति मिल गई है। ये सभी सांसद अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं और इन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद वे संसद में अलग समूह के रूप में बैठेंगे। विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे दल बदल कानून की भावना के खिलाफ बताया, जबकि सरकार का कहना है कि संसदीय नियमों के तहत यह निर्णय लिया गया है। बात करते हैं मार्केट की। सोना चांदी में अगले हफ्ते बड़ी हलचल के संकेत मिल रहे हैं। खरीदारी से पहले आपको बाजार का रुख जान लेना चाहिए। अगले हफ्ते सोना और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, अमेरिका ईरान घटनाक्रम, मजबूत डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों से जुड़ी संकेत कीमती धातुओं की दिशा तय करेंगे। ऐसे में खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को बाजार की चाल पर नजर रखने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं एसआईआर की। एसआईआर फॉर्म से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक चुनाव आयोग से निकाला गया नया रास्ता, लोगों को मिलेगी राहत। चुनाव आयोग अब मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के तहत एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे मतदाताओं को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आयोग का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से लोगों का भरोसा बढ़ेगा, प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और पात्र मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन करने में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इससे चुनावी रोल को अधिक सटीक बनाए रखने में मदद भी मिलेगी। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का ऐलान। छत्तीसगढ़ के चारों संभाग में होगा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। कांग्रेस ने पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में करोड़ों युवाओं का भविष्य पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रही है। कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार, परीक्षा व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बनाते हुए देश भर में इस अभियान को तेज करने का ऐलान भी किया है। वहीं अगली खबर पानीपत से आ रही है। पानीपत में स्पीड का नशा चढ़ा हुआ है। फ्लाईओवर पर कार ने पिकअप को मार दी टक्कर, 2 की मौत हुई। हरियाणा के पानीपत जिले में जीटी रोड स्थित मानना फ्लाईओवर पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी में आईएएस रिंकू सिंह राही की चिट्ठी से मचा हड़कंप, व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, बिना काम के सैलरी लेना मेरी नैतिकता के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को कई बार जिम्मेवारियां नहीं दी जाती और उन्हें सिस्टम से अलग कर दिया जाता है। राही ने कहा कि लंबे समय तक उन्हें प्रभावी पोस्टिंग और काम का अवसर नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और अपने अलग कार्यशैली के कारण चर्चा में रहे हैं। उनके बयान के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों की भूमिका और कार्य संस्कृति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के 4 बीएड कॉलेजों में अनियमितताओं की जांच चल रही है। एनसीटीई ने बनाई 5 सदस्यीय जांच समिति। मध्य प्रदेश के 4 बीएड कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। इन कॉलेजों पर आरोप है कि कुछ संस्थान अपने घोषित पते पर संचालित नहीं हो रहे और वहां जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कमेटी मौके पर जाकर कॉलेजों का निरीक्षण करेगी, दस्तावेज, फोटो व वीडियो साक्ष्यों के साथ 5 कार्य दिवस में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में कॉलेजों की मान्यता, भवन, लैब, फैकल्टी और एनसीटीई नियमों के पालन की जांच की जाएगी। रिपोर्टों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां डीसीएम शिंदे को डबल झटका लगा। महात्रे के बाद अब हफ्ताखोरी मामले में महिला पदाधिकारी भी गिरफ्तार हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को रविवार को 2 बड़े झटके लगे हैं। नवी मुंबई में शिंदे गुट की महिला पदाधिकारी पूजा बंसोड़े को कथित हफ्ताखोरी और मारपीट के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने एक कबाड़ी कारोबारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और इन्हें इनकार करने पर साथियों के साथ हमला कर दिया। वहीं डोंबिवली डॉक्टर मारपीट मामले में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक रमेश मात्रे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस कार्रवाई के बाद डॉक्टरों का प्रस्तावित राज्यव्यापी बंद भी टाल दिया गया है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।